वॉशिंगटन से आने वाले लेटेस्ट सिग्नल्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूरोपियन एलाइज को क्लियर वार्निंग दी है। अगर ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी, मिलिट्री कोलैबोरेशन और स्ट्रेटेजिक एक्सेस पर अमेरिका के कोर इंटरेस्ट्स को चैलेंज किया गया तो टारगेटेड यूरोपियन एक्सपोर्ट्स पर हेवी टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं। ऑफिशियल ब्रीफिंग्स में ये लाइन रिपीट की जा रही है कि ग्रीनलैंड इज नो लॉन्गर अ रीजनल इशू, इट इज़ अ पिलर ऑफ यूएस नेशनल सिक्योरिटी। इस स्टेटमेंट के बाद यूरोपियन यूनियन के डिप्लोमैटिक कॉरिडोर्स में इमरजेंसी कंसल्टेशंस शुरू हो चुकी हैं। डेनमार्क पर प्रेशर बढ़ रहा है और आर्कटिक रीजन एक बार फिर ग्लोबल पावर स्ट्रगल के सेंटर में आ गया है। ये कोई कैजुअल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक डेलिब्रेट जियोपॉलिटिकल मैसेज है। और जब ट्रंप टैरिफ्स की बात करता है तो ये सिर्फ ट्रेड का इशू नहीं होता, ये पावर का डेमोन्स्ट्रेशन होता है। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें 2019 में वापस जाना होगा। उस साल डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली कहा था, आई वॉन्ट टू बाय ग्रीनलैंड। उस वक्त यूरोप ने इस स्टेटमेंट को ट्रंप का एक्सेंट्रिक मूवमेंट बताया। मीडिया ने इसे जोक बना दिया। डेनमार्क ने क्लियरली कह दिया, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कोई भी स्टेटमेंट बिना कैलकुलेशन के नहीं दिया जाता। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वो जोक नहीं था, वो एक अर्ली वार्निंग थी। ग्रीनलैंड का इंपॉर्टेंस तब भी था, बस दुनिया उस वक्त रेडी नहीं थी उसे सीरियसली लेने के लिए। ग्रीनलैंड दुनिया के सबसे कम पॉपुलेटेड रीजन्स में से एक है। पॉपुलेशन सिर्फ 56,000 के आसपास, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में पॉपुलेशन नहीं, पोजीशन मैटर करती है। ग्रीनलैंड आर्कटिक सर्कल के बीच में बैठा हुआ एक नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर है। जो ग्रीनलैंड कंट्रोल करता है वो आर्कटिक एयर स्पेस, आर्कटिक सी रूट्स और आर्कटिक रिसोर्सेज पर लेवरेज रखता है। और आर्कटिक अब फ्यूचर का प्लेग्राउंड बन चुका है। क्लाइमेट चेंज ने आर्कटिक की ज्योग्राफी को फंडामेंटली चेंज कर दिया है। जो आइस शीट्स पहले नेविगेशन को इम्पॉसिबल बना देती थीं, आज वही मेल्ट हो रही हैं। इस मेल्टिंग के साथ साथ न्यू शिपिंग रूट्स ओपन हो रही हैं। नॉर्दर्न सी रूट, ट्रांसपोलर रूट, आर्कटिक पैसेज। ये रूट्स यूरोप और एशिया के बीच ट्रैवल टाइम को ड्रामेटिक तरीके से कम कर देते हैं। फ्यूल कॉस्ट कम होती है, इंश्योरेंस रिस्क कम होता है, और जो कंट्री इन रूट्स को कंट्रोल करेगी वो ग्लोबल ट्रेड का फ्लो इन्फ्लुएंस करेगी। इसलिए ग्रीनलैंड सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, ये फ्यूचर लॉजिस्टिक्स का कंट्रोल रूम है। अमेरिका ये सब देख रहा था, रशिया ये सब देख रहा था, चाइना भी ये सब देख रहा था। रशिया ने आर्कटिक को अपना स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी डिक्लेयर किया। मिलिट्री बेसेस अपग्रेड हुए, रेडार स्टेशंस इंस्टॉल हुए, सबमरीन पेट्रोल्स इंक्रीज हुए। चाइना ने ओपनली मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं की, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स के प्रपोजल्स आए। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रिसर्च स्टेशंस, माइनिंग प्रोजेक्ट्स। चाइना का फोकस क्लियर था, रेयर अर्थ मिनरल्स और लॉन्ग टर्म आर्कटिक प्रेजेंस। रेयर अर्थ मिनरल्स का मतलब सिर्फ माइनिंग नहीं होता, ये मॉडर्न वॉरफेयर और मॉडर्न इकोनॉमी का बैकबोन होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, सैटेलाइट्स, एआई चिप्स, सब रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे डिपेंड करते हैं। आज के टाइम में ग्लोबल रेयर अर्थ सप्लाई का मेजर कंट्रोल चाइना के पास है। अमेरिका इस डिपेंडेंसी को स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी मानता है और ग्रीनलैंड इस डिपेंडेंसी को तोड़ने का एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। ट्रंप के रिटर्न के साथ यूएस फॉरेन पॉलिसी का टोन बदल गया। डिप्लोमैटिक लैंग्वेज सॉफ्ट नहीं हुई, ट्रांजैक्शनल अप्रोच स्ट्रांग हुई। ट्रंप का वर्ल्ड व्यू सिंपल है, अलायंसेस तब तक इंपॉर्टेंट हैं जब तक वो अमेरिका के काम आते हैं। अगर अलायंस स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन नहीं देते तो प्रेशर क्रिएट किया जाता है, और प्रेशर का सबसे इफेक्टिव टूल ट्रंप के लिए हमेशा रहा है टैरिफ्स। चाइना के अगेंस्ट देखा, यूरोप के अगेंस्ट भी देखा, मेक्सिको, कनाडा, कोई एक्सेप्शन नहीं रहा। अब वही प्लेबुक ग्रीनलैंड के केस में यूज हो रही है। टैरिफ्स का मतलब सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर्स नहीं होता, टैरिफ्स का मतलब होता है मार्केट्स का रिएक्शन, करेंसी मूवमेंट, सप्लाई चेन डिसरप्शन, पॉलिटिकल प्रेशर। जब यूएस टैरिफ्स की बात करता है तो इन्वेस्टर्स नर्वस हो जाते हैं, कॉरपोरेशंस लॉबिंग शुरू कर देती हैं और गवर्नमेंट्स नेगोशिएशन टेबल पर आने को मजबूर हो जाती हैं। ग्रीनलैंड के केस में भी यही हो रहा है। यूरोप ऑफिशियली अपोज करता है, डेनमार्क सॉवरेनिटी की बात करता है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स प्रेशर फील हो रहा है। इस पूरे गेम के प्लेयर्स को और डिटेल में समझना जरूरी है। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ग्रीनलैंड सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ये मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर का एक क्रिटिकल नोड है। ग्रीनलैंड के थूले एयरबेस से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ट्रैक की जा सकती हैं, स्पेस सर्वेलेंस होती है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स ऑपरेट होते हैं। ये बेस सिर्फ रशिया या चाइना के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल न्यूक्लियर बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क लीगली ग्रीनलैंड ओन करता है, लेकिन मिलिट्री पावर के टर्म्स में डेनमार्क डिपेंडेंट है। यूरोप डेनमार्क के साथ खड़ा है, लेकिन यूरोप इंटरनली फ्रैगमेंटेड है।
जर्मनी का फोकस ट्रेड पे है, फ्रांस का फोकस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे, नॉर्डिक कंट्रीज सिक्योरिटी पे, सदर्न यूरोप इकोनॉमी पे। इस फ्रैगमेंटेशन का फ़ायदा वॉशिंगटन उठाता है। चाइना आर्कटिक को लॉन्ग टर्म लेंस से देखता है। बीजिंग जानता है कि फ्यूचर ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आर्कटिक अनअवॉइडेबल है। रशिया आर्कटिक को अपनी नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा मानता है, इसलिए मॉस्को आर्कटिक से रिट्रीट कभी नहीं करेगा। और फिर इंडिया है। इंडिया हेडलाइंस में आर्कटिक के लिए शाउट नहीं करता, इंडिया क्वाइटली प्रेजेंस बिल्ड करता है। अब असली मोटिव को लेयर बाय लेयर समझना जरूरी है। सबसे पहली लेयर रिसोर्सेज। ग्रीनलैंड के नीचे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यूरेनियम, जिंक, आयरन ओर जैसे रिसोर्सेज मौजूद हैं। आज जब वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहा है, ये रिसोर्सेज स्ट्रेटेजिक गोल्ड बन चुके हैं। दूसरी लेयर रूट्स। जो आर्कटिक शिपिंग रूट्स कंट्रोल करेगा, वो ग्लोबल ट्रेड के इंश्योरेंस रेट्स, टाइमलाइंस और कॉस्ट्स इन्फ्लुएंस करेगा। तीसरी लेयर मिलिट्री एडवांटेज। आर्कटिक से मिसाइल डिटेक्शन का टाइम ज़्यादा मिलता है। ये न्यूक्लियर डिटेरेंस का क्रिटिकल फैक्टर है। ट्रंप और यूएस स्ट्रेटेजिक प्लानर्स का मानना है कि अगर अमेरिका ने आज आर्कटिक में पोजीशन सिक्योर नहीं की, तो कल गेम किसी और के हाथ में होगा। इसलिए अप्रोच नेगोशिएशन नहीं है, अप्रोच प्रेशर है। अब बात इंडिया पर आती है, सबसे इंपॉर्टेंट एंगल। ग्लोबल टैरिफ वॉर्स का इफेक्ट सिर्फ यूएस और यूरोप तक लिमिटेड नहीं होता। ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं, शिपिंग रूट्स अनसर्टन होते हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट्स बढ़ती हैं, करेंसी मार्केट्स वॉलेटाइल होते हैं। ये सब इंडियन इकोनॉमी को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, चाहे इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हो या नहीं। अगर यूएस यूरोप रिलेशंस डिटेरियोरेट होते हैं, तो इंडिया यूरोप ट्रेड नेगोशिएशन स्लो पड़ सकती हैं। ग्लोबल स्लोडाउन का इम्पैक्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स पर आता है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स का एक गोल्डन रूल है, हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। इंडिया के पास मल्टीपल स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हैं। इंडिया क्वाड का मेंबर है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंडिया यूएस के साथ डिफेंस कोऑपरेशन एक्सपैंड कर रहा है। फ्रांस के साथ इंडिया आर्कटिक रिसर्च और नेवल कोऑपरेशन करता है। रशिया के साथ इंडिया ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इंडिया आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर है, जो फ्यूचर आर्कटिक गवर्नेंस में एंट्री पॉइंट देता है। अगर चाइना आर्कटिक स्पेस में कंस्ट्रेंड होता है, तो इंडिया के लिए डिप्लोमैटिक और स्ट्रेटेजिक स्पेस क्रिएट होती है। इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो आइडियोलॉजिकल कैंप्स में लॉक नहीं होता। इंडिया का अप्रोच मल्टी अलाइनमेंट है, सबके साथ बात, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं। ग्लोबल इम्पैक्ट को शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में समझना होगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटिलिटी, मिड टर्म में सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट, लॉन्ग टर्म में कोल्ड वॉर स्टाइज ब्लॉक पॉलिटिक्स। यूएस और यूरोप का रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल होगा। चाइना और रशिया स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन बढ़ा सकते हैं। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अनलाइकली है, लेकिन इकोनॉमिक वॉरफेयर इंटेंस होगी। इस बार बॉर्डर्स पे सोल्जर्स नहीं, कस्टम्स काउंटर्स पे टैरिफ्स खड़े होंगे। आगे का रोड मैप ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। यूरोप पब्लिकली रेजिस्ट करेगा, प्राइवेटली नेगोशिएट करेगा। अमेरिका प्रेशर मेंटेन करेगा, लेकिन टोटल ब्रेकडाउन अवॉइड करेगा। चाइना ऑल्टरनेट रूट्स और पार्टनरशिप्स डेवलप करेगा। रशिया आर्कटिक मिलिटराइजेशन कंटिन्यू करेगा। इंडिया अपनी स्ट्रैटेजी क्वाइटली एडजस्ट करेगा, ना ओवर रिएक्शन, ना अंडर एस्टिमेशन। इंडिया का फोकस होगा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ग्रीनलैंड का इशू सिर्फ एक आइलैंड का इशू नहीं है, ये एक सिग्नल है। फ्यूचर वॉर्स मिसाइल से नहीं, मार्केट से लड़ी जाएंगी। पावर का मतलब सिर्फ आर्मी नहीं, एक्सेस है, रिसोर्सेज का, रूट्स का और रूल्स का। और इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया स्पेक्टेटर नहीं है। अगर इंडिया स्ट्रेटेजिक पेशेंस, इकोनॉमिक प्लानिंग और डिप्लोमैटिक बैलेंस मेंटेन करता है, तो ट्रंप के टैरिफ्स और ग्रीनलैंड स्टैंड ऑफ इंडिया के लिए क्राइसिस नहीं, लेवरेज बन सकता है।